अस्सलामु अलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, दिस इज़ द रिवीजन ऑफ सैलरी इनकम। क्विक रिवीजन, समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं इंशाल्लाह। सैलरी वो बेनिफिट, वो इनकम जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से डिराइव होती है किसी को, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, और इसको बड़ी डिटेल में हमने देखा है, सो यू नो इट वेरी वेल। रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होती है, जब सैलरी रिसीव होती है तो टैक्सेबल होती है। इसका मतलब है अगर किसी को एडवांस सैलरी किसी ईयर में मिल चुकी है, अगर एडवांस सैलरी मिल रही है इस साल में, तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। क्या बात समझ आती है? जिस साल रिसीव हो रही है उस साल चार्जेबल टू टैक्स होगी। किसी ने ज्वाइन किया है 1 जुलाई से, सैलरी मिलती है हर महीने की, हर नेक्स्ट मंथ की 5th को, तो इसका मतलब ये है कि जिस साल उसने ज्वाइन किया होगा, जिस साल किसी इंप्लॉय ने ज्वाइन किया होगा, उस साल 11 महीने फॉल करेंगे, तो 11 महीनों की सैलरी टैक्सेबल होगी। उसके बाद फिर 12-12 महीनों का साइकिल चल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमने कहा रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। एक्सेप्शन इज इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वेयर कमिश्नर इज ऑफ द व्यू दैट पेमेंट ऑफ सैलरी इज अननेसेसरली डेफर्ड हो रही है। ये हमें कंडीशंस हमारे जहनों में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम, ये भी हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही हो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है। और जो सैलरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई डिप्लोमेट है, कोई कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो पोस्टेड अब्रॉड है और उसको पैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है, तो ये भी पाकिस्तान सोर्स सैलरी है, पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ठीक है। सैलरी में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं होता, ये बात हमें पता है। डेफिनेशन हमारे जहनों में होनी चाहिए। अब इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये डेफिनेशन अगर आपको याद आ रही हो तो उसमें सब लिखा हुआ था कि सैलरी, फी, वेज, रिम्यूनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, फी, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीजें मैंने उनको शॉर्ट करके लिख दिया। पे, परक्विजिट्स, अलाउंसेस। अलाउंसेस के ऊपर बेटा मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, बच्चे मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, मैं फिर बता दूं। देखो, अलाउंस होता है फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अलाउंस होता है फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक छोटी सी इस फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आई, वो ये आई। अच्छा, अलाउंसेस के अंदर लिखा हुआ है कि अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे, ठीक हो गई बात। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, अदर देन दोज सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, जिसका मतलब ये होता है कि अगर अलाउंस ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है, अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है तो वो अलाउ होगा, ठीक है। तो हमने कहा सर अलाउंसेस एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट भी दिए जा सकते हैं, और हमने कहा सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ये भी हो सकता है। पहले तो एक जनरल बात आती है कि ये जो सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस है ना, ये सैलरी का पार्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सैलरी में तो हर वो चीज आती है जिससे एम्प्लॉय को ज्यादा फायदा हो रहा हो, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा हो। अगर सर कोई अलाउंस ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है तो उससे एम्प्लॉय को तो लॉजिकली फायदा नहीं हो रहा। क्या ख्याल है? वो तो उसकी ड्यूटी की फुलफिलमेंट के अंदर ही खर्च हो गया। मिसाल के तौर पर मैंने मिसालें दी थी, किट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस। क्या ख्याल है? हमने कहा ये तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होते हैं। लेकिन लास्ट फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट क्या आई, उसने कहा भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन वो अलाउंस फिक्स नहीं होना चाहिए या परसेंटेज ऑफ सैलरी पे बेस नहीं करना चाहिए। तो अब दिमाग क्या कहता है, भाई अलाउंस तो फिक्स ही होता है। अगर अलाउंस है तो आमतौर पर अलाउंस का नेचर ये होता है कि वो फिक्स हुआ करता है ना भाई। लेकिन अब लॉ में अमेंडमेंट भी आ गई कि भाई वो फिक्स नहीं हो सकता या परसेंटेज ऑफ सैलरी पे बेस नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा चलो फिर इसकी दो शाखें बनाते हैं, नॉट फिक्स और नॉट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैलरी। दूसरी शाख फिक्स और बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैलरी। तो हमने कहा ये नॉट टैक्सेबल और ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सैलरी, ठीक है।
अब एग्जाम में क्या करें? मिसाल के तौर पर एग्जाम के अंदर ऐसी चीज आ गई कि आपको फिक्स अमाउंट दी हुई है कि ये अमाउंट मिल रहा है, ये अमाउंट मिल रहा है मिसाल के तौर पर 6,000 पर मंथ, और सोनली फॉर ऑफिशियल पर्पजेज मिल रहा है, ऑफिशियल पर्पजेज मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर आप अजम्पशन लेंगे। अगर दोनों काम कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सिंस इट इज फिक्स, इट्स बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैलरी, sorry, since it's fixed and it's based on percentage of salary, then it will be taxable। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बिल्कुल ठीक काम है। दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि it has been assumed that this 6,000 rupees represent actual expenses incurred by the employee for official purposes। अगर ये assumption ले लें तो फिर इसको टैक्सेबल ना कीजिएगा। और अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ये 70% ऑफिशियल यूज में इस्तेमाल हुआ है, यानी बता दिया ना आपको कितना, अब बता दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, यानी कि 4,200 पर मंथ, और 30% ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए है, यानी कि 1,800 पर मंथ। तो अब क्या करना, अब इसको टैक्सेबल नहीं करना, इसको टैक्स कर देना। बताती समझ में, बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली बता दिया मैंने। सम अप कर रहा हूँ, अलाउंस एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, लेकिन अगर कोई अलाउंस सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस है, दो केस होंगे, या तो फिक्स होगा या फिक्स नहीं होगा। अगर फिक्स नहीं है तो हमने कहा फिर टैक्सेबल नहीं होगा। अगर फिक्स है या बेस करता है परसेंटेज ऑफ सैलरी, तो हमने कहा एक जनरल बात ये है कि टैक्स होगा। अब एग्जाम में क्या करें? एग्जाम के अंदर अगर कोई अलाउंस सिर्फ फिक्स दिया हुआ है, सिर्फ फिक्स दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो रेकमेंड करूंगा, बेहतर ये है कि आप ये लिखो कि सिंस दिस इज अ फिक्स अलाउंस एंड इट इज, या फिक्स है, या इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैलरी, देयरफॉर दिस अलाउंस विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, even official, even used for official purposes, but this allowance will be chargeable to tax under the head salary। ठीक है, ये भी दूसरा ऑप्शन। अगर आपको इसे टैक्सेबल करते हुए परेशानी हो रही है तो फिर आप क्या लिखेंगे, assumption लेंगे कि it has been assumed that this 6,000 represent actual expenses incurred by the employee for official purposes which has been made part of salary। ठीक है, ये लिख दें और इसको टैक्सेबल ना करें। ये एक बात हो गई। एक केस क्या है कि ये अमाउंट भी गिवन हो और उसमें परसेंटेज गिवन हो, इतना ऑफिशियल इतना पर्सनल, ये गिवन है, तो फिर ऑफिशियल वाले को टैक्स ना करना, पर्सनल वाले को टैक्स कर लेना। इट सम्स अप ऑल। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, पेंशन हमें पता है एम्प्लॉय सैलरी है, सैलरी का पार्ट है, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन इसलिए हमें पता है सैलरी का पार्ट है। परक्विजिट में मोटर व्हीकल भी हमें पता है सैलरी का पार्ट है, आगे आ जाएंगे इसकी डिटेल। सर्विस ऑफ असिस्टेंट्स, गार्डनर, हाउसकीपर, स्वीपर, सब सैलरी का पार्ट है। अगर किसी एम्प्लॉय को दी जा रही है तो उसकी सैलरी में ऐड होगी। यूटिलिटीज सैलरी में ऐड होगी। कोई ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉई ने, एम्प्लॉय की तरफ कोई अगर ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर की तरफ, तो ऑब्लिगेशन और एम्प्लॉयर उसे वेव कर दे, लोन है वेव कर दे, सैलरी का पार्ट बन जाएगा, बेनिफिट है। अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स थर्ड पर्सन और एम्प्लॉयर उसको पे कर दे, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय ने बैंक को लोन देना है और एम्प्लॉयर ने उस लोन को पे कर दिया एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो ये एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिल जाएगी, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर दी हेड सैलरी। एकोमोडेशन, घर मिल गया, बेनिफिट है। या कोई भी और बेनिफिट मिल गया, उसकी एफएमवी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट फ्री लोन, टैक्स वाला कहता है बेनिफिट है। अगर आप ओपन मार्केट से लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको बेंचमार्क रेट अज्यूम किया जाता है कि बेंचमार्क रेट के ऊपर आपको लोन मिलता, यानी कि विच इज 10%। एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से ले रहे हो 4%, इसका मतलब कि 6% का आपको बेनिफिट है। ठीक हो गई बात। अगर 0% पे लोन मिल रहा है तो 10% का बेनिफिट है, अगर 8% पे मिल रहा है तो 2% का बेनिफिट है। बेंच मार्क रेट इज 10%। दो एक्सेप्शन है, अगर लोन अप टू 1 मिलियन है तो फिर ये बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा, या
एम्प्लॉई ने अपनी किसी फैसिलिटी पर वेवर दिया हुआ है बेनिफिट का, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय कहता है कि मुझे पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चाहिए, वेवर ऑफ इंटरेस्ट इनकम है, तो हमने कहा उस केस में भी जो इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सिंपल बात है। और दूसरी बात ये हमें पता है कि जो बेनिफिट कंसेशनल लोन का सैलरी में टैक्स होता है, अगर वही लोन कहीं इस्तेमाल हो जाए जैसे कि बिजनेस इनकम में, तो वहां से एज एक्सपेंस भी लेस होगा। ठीक है, इसकी हमने एग्जांपल देखी थी, आपको याद भी होगा, रजिस्टर खोलिए एग्जांपल को रिकैप कर लेंगे। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में प्रोविडेंट फंड आता है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम आती है, यानी कि टर्मिनेशन पर जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम मिल रही होती है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर या वॉलंटरी ऑप्टिंग वॉलंटरी इन रिडंडेंसी स्कीम, उसके ऊपर जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत आपको पैसे मिल रहे होते हैं, उसमें उस केस में एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, या तो वो करंट सैलरी के अंदर टैक्स करवा ले उसको प्रीवेलिंग रेट के ऊपर, या ऑप्शन होता है टू टैक्स इट एट लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में एक और भी चीज आती है कि कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट टू एंटर इनटू एनी कंडीशन, एनी रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको याद होंगी और एग्जांपल्स भी हमने इसको दी थी, इसकी दी थी काफी, तो आपको क्लिक कर रही होंगी, आपके दिमाग में घूम फिर रही होंगी। रिफ्रेशमेंट्स टैक्सेबल नहीं होती हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, कोई बेनिफिट एम्प्लॉय से मिल रहा है, एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय से मिल रहा है, सॉरी एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर से मिल रहा है, पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से मिल रहा है, बेनिफिट जिसको मिल रहा है वो एम्प्लॉय है या वो एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय है, सबके सब एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के अंदर फॉल करते हैं। अच्छा, सैलरी अगर एरियर्स के अंदर मिल रही हो, एरियर्स के अंदर मिल रही हो क्या मतलब है, पुराने सालों से पर्टेन करती हो लेकिन मिल अब रही है, लेटर ईयर में मिल रही है, करंट ईयर में मिल रही है, जो पुराने सालों से पर्टेन करती है। इसका हमने सवाल भी देखा था। इस केस में ऑप्शन होता है टैक्स पेयर के पास कि वो रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर इसको टैक्स करवा सकता है, रिस्पेक्टिव ईयर के रेट्स पर इसको टैक्स करवा सकता है। ठीक है, आसान बातें हैं। फी फॉर बीओडी मीटिंग्स, बीओडी मीटिंग से जो फीस आ रही है वो सैलरी का पार्ट बनेगी, यानी ग्रॉस फी सैलरी का पार्ट बनेगी, और अगर उसमें से विदहोल्डिंग हुई है 20% की, अगर हुई है तो वो बॉटम लाइन से डिडक्ट होगी। ग्रॉस फी सैलरी का पार्ट बनेगी, और अगर विदहोल्डिंग हुई है, विदहोल्डिंग करना आपका काम नहीं है, हुई नहीं हुई, अगर हुई होगी तो गिवन होगी, और अगर नहीं हुई है तो नहीं हुई है, नॉर्मल वे में टैक्स कर लो, और अगर हुई है तो इसको बॉटम लाइन से एडवांस टैक्सेस में से लेस कर लोगे। ठीक है, बाकी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बीओडी मीटिंग से आने वाली फी ग्रॉस फी नॉर्मल वे में सैलरी का पार्ट बनती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत इसमें नहीं है। एकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी, एकोमोडेशन का मतलब ये है कि घर अवेल कर लिया, घर अवेल कर लिया। हाउस रेंट अलाउंस के अंदर ये हरकत मत करना, हाउस रेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। अगर घर अवेल कर लिया तो हमने कहा फिर दो अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर घर ना मिलता तो क्या मिलता, the amount that would have been paid by employer had such accommodation not been provided। अगर घर ना मिलता तो क्या मिलता, which is usually percentage of house rent allowances per policy। ठीक है, हमने कहा यहाँ दो तीन चीजें हो सकती हैं, यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको घर की एएलवी दे दी जाए। ठीक है, जो घर में आप रह रहे हो उसकी एएलवी है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमने कहा फिर यही एएलवी होगी। घर ना मिलता तो क्या मिलता, ऑब्वियसली बातें देख लेना, मंथ से प्रोवाइड करने की जरूरत ना पड़े। अगर मिड वे आपको 3 महीने या 4 महीने बाद घर मिला है और पूरा साल आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो फिर देख लेना कि एएलवी को प्रोपोर्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, एएलवी है या हाउस रेंट अलाउंसेस पर पॉलिसी। ठीक है, अगर दोनों गिवन है तो मैंने बताया था कि फिर पॉलिसी वाला हाउस रेंट अलाउंस ले लेना, वर्सेस 45% ऑफ बेसिक सैलरी अगर एमटीएस ना हो तो, और एमटीएस है तो हमें पता है 45% ऑफ एमटीएस लेना है, और अगर मुफस्सल एरियाज का जिक्र है तो 30% ऑफ एमटीएस लेना है। ठीक होगी बात, दोनों को कंपेयर करो, जो हायर हो चार्जेबल को टैक्स कर देना। कन्वेंस बहुत आसान है, अगर गाड़ी मिली हुई ऑफिशियल यूज के लिए कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। ऑफिशियल प्लस प्राइवेट, ऑफिशियल प्लस पर्सनल, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और एफएमवी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज सैलरी का पार्ट बन जाएगा। फुली पर्सनल फुली प्राइवेट, तो हमने कहा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू एम्प्लॉयर और एफएमवी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये सैलरी का पार्ट बन जाएगा, टेंशन नॉट। मेडिकल, मेडिकल बेइंतहा आसान, बेइंतहा आसान, बेइंतहा आसान। क्या सिर्फ अलाउंस मिल रहा है तो हमने कहा फिर एग्जाम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सिर्फ फैसिलिटी मिल रही है, और वो फैसिलिटी है इन अकॉर्डेंस विथ
टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टीओई का मतलब होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर सिर्फ फैसिलिटी मिल रही है और वो है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी की पॉलिसी है सबके लिए, सबको मिलता, हमें भी मिलता। या अगर कंपनी ने आपको हायर किया है और आपके ऑफर लेटर में ये आपकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स का पार्ट बनाया है तो ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात, यानी कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट, सिंपल। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, तो हमने कहा कि फिर ये फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। सिर्फ अलाउंस है एग्जेम्प्ट अप टू 10%, सिर्फ फैसिलिटी है टीओई के तहत एग्जेम्प्ट। अगर फैसिलिटी है नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, पॉलिसी का पार्ट भी नहीं है, ऑफर लेटर में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप बीमार हुए तो कंपनी ने आपको, या हॉस्पिटलाइज हुए तो कंपनी ने 2 लाख रुपए मेडिकल के पैसे दे दिए, 3 लाख रुपए मेडिकल के ट्रीटमेंट के पैसे दे दिए, तो हमने कहा अब ये फैसिलिटी फुली टैक्सेबल है। एक बात है। अब मर्जर के साथ देखते हैं, अलाउंस भी है फैसिलिटी भी है। अगर अलाउंस भी है फैसिलिटी भी है और फैसिलिटी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत है, तो हमने कहा फिर अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, उसकी एग्जेम्पशन 10% वाली खत्म और फैसिलिटी एग्जेम्प्ट रहेगी। यानी कि अलाउंस और फैसिलिटी जब दोनों मैदान में आ गए, दोनों का मुकाबला कराएंगे तो फैसिलिटी जीत जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अलाउंस हार जाएगा, अलाउंस की एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन हमने दोनों का मुकाबला कराया लेकिन फैसिलिटी नाजायज थी, मेरा मतलब है नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी, तो फिर फैसिलिटी हार जाएगी, अलाउंस जीत जाएगा। सिंपल, याद रखने का तरीका, एफ मींस फैसिलिटी एग्जेम्पशन। और ये बात याद रखना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपको याद ही होगी, सब्जेक्ट टू एनटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एम्प्लॉयर अटेस्टेशन। टैक्स ऑन टैक्स टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अभी स्लैब चेंज वाले रेट को देखकर कंफ्यूज मत होना, जो अच्छा बच्चा होगा जिसने प्रैक्टिस करना होगी उसने वो स्लैब चेंज वाले सवालों की प्रैक्टिस पहले ही कर ली होगी और उसको पता होगा क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अभी आपकी किताब में भी ये स्लैब चेंज वाला केस गिवन नहीं है, रिवीजन किट में गिवन नहीं है, सो स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स पे स्टिक करो, इंशाल्लाह उसी में से हो जाएगा। हाँ, जिसको स्लैब चेंज वाले केस की जिसने प्रैक्टिस की हुई है उसको तो पता ही है, अदरवाइज अगर टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर आ जाता है तो हमें पता है कि ग्रॉसिंग अप करनी पड़ती है। टैक्स निकाला, मिसाल के तौर पर स्लैब रेट चल रहा है, बेस बेस अमाउंट आ गई 2 लाख और उसके बाद स्लैब रेट चल रहा है 15% का, तो आप जो भी टैक्स निकलता है उसको ऐड अप करो और 85% पे ग्रॉस अप कर दो, जो भी प्रीवेलिंग स्लैब रेट होगा उस पर ग्रॉस अप कर दो, तो ये आ जाएगा टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इस वक्त इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर इसका पूरा कॉन्सेप्ट देने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर, ना ही रेलिवेंट है। ट्रीटमेंट आपको जहन में होना चाहिए कि जो भी टैक्स आएगा वो प्रीवेलिंग स्लैब रेट के ऊपर ग्रॉस अप हो जाएगा, दैट्स इट, बस अभी ये काम का है। जो भी टैक्स निकल के आएगा, जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी सैलरी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, वो प्रीवेलिंग स्लैब रेट के ऊपर ग्रॉस अप हो जाएगी। स्लैब चेंज का भी मैं जिक्र नहीं करूंगा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी हो गया आसान और खत्म। ग्रेचुइटी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, अगर अप्रूव्ड फंड से मिल रही है एग्जेम्प्ट है, अप्रूव्ड स्कीम से मिल रही है एग्जेम्प्ट है अप टू 3 लाख, ठीक है। अनअप्रूव्ड स्कीम या अनअप्रूव्ड फंड से मिल रही है तो एग्जेम्प्ट कितना है, लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट, दोनों में से जो लोअर होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। कुछ कंडीशंस हैं, पढ़ लेना, देख लेना, अभी ये भी कर लो, बहुत है, ठीक है। ये लिमिट्स याद होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है सवाल के लिए। सुपर एनुएशन फंड की बात आ जाती है, तो हमने कहा अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, पेमेंट ऑन डेथ एग्जेम्प्ट है, पेमेंट बिफोर डेथ टैक्सेबल है, और अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो टैक्स तो लगेगा, चाहे डेथ पे मिले चाहे जिंदगी पे मिले। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड की एडजस्टमेंट बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है, प्रोविडेंट फंड की एडजस्टमेंट बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को ट्रीट करना सबसे आसान है, वजह क्योंकि सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर आसान बात यह है कि जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलता है सारा टैक्सेबल होता है। सारे से मुराद प्रोविडेंट फंड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, accumulated interest, employee contribution, employer contribution, accumulated interest, 3 चीजें होती हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो हर साल हाथ के हाथ साथ के साथ सैलरी का पार्ट बन के, रिसीट की डेफिनेशन का पार्ट बन के टैक्स हो जाता है, क्योंकि रिसीट की डेफिनेशन आपको याद होगी, एक्चुअली रिसीव बाय द एम्प्लॉय, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉय और अंडर एनी लॉ मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ये फॉल कर जाता है और हर साल हाथ के हाथ साथ के साथ ये तो टैक्स हो गया। बची ये 2 चीजें, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है
तो हमने कहा टैक्सेबल ऑन रिसीट, जब ये मिलेगा पूरा पैसा पूरा के पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अपॉन रिसीट। लेकिन अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अब क्या होगा? हमने कहा सर इस केस में इसकी टैक्सेबिलिटी और इसकी टैक्सेबिलिटी हाथ के हाथ साथ के साथ होगी हर साल एक्रूअल बेसिस पे, रिसीविंग के वक्त नहीं होगी, हर साल होगी, हर साल होगी। कैसे होगी? अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो हम हर साल चेक करेंगे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस औकात में, इस लिमिट में है या नहीं है। और लिमिट क्या है? 1.5 लाख और 10% ऑफ बी प्लस डी, विच एवर इज लोअर। यानी कि हम पूरे साल के कंट्रीब्यूशन को हर साल एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को इस लिमिट से कंपेयर करेंगे। 1.5 लाख 10% ऑफ बेसिक प्लस डी, इन दोनों का जो लोअर होगा, इन दोनों का जो लोअर होगा उससे जितना एक्सीड हो रहा होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो टैक्स हो जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 180, ये एक्चुअल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक्चुअल, ठीक है। आपने 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए निकाला, वो निकला 240, और 1.5 लाख तो है 1.5 लाख। तो अब 1.5 लाख और 240 में लोअर कौन सा है? 1.5 लाख, ये एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 30 के, ये टैक्सेबल हो गया। सिंपल है। इंटरेस्ट 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड हायर। अच्छा, अब साल बताया गया है कि साल का इंटरेस्ट जो भी बता दिया गया एक्स अमाउंट है। अब आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे, औकात कंपेयर करोगे, इसकी लिमिट से कंपेयर करोगे। लिमिट से जितना एक्सीड करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक्चुअल इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पर एक्चुअल इंटरेस्ट है 1,20,000 रुपए का, ठीक है। और बोल दिया गया कि ये इंटरेस्ट है 17% पे। कितने परसेंट पर है? 17% पर है, 1,20,000 रुपये। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे? हमें तो पता है लिमिट 1/3 ऑफ बी एस या 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ठीक है। इन दोनों का हायर, तो हमने कहा ये 1,20 17% के हिसाब से है, तो हमने कहा अब हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। लेस जो एग्जेम्पशन है वो यहां से हो जाएगी लेस, ठीक है। एग्जेम्पशन क्या है? 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा, पहले तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस निकलेगा कि सर 1,20 हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट था और ये मिला है 17% के ऊपर, यानी कि अगर मैं डिवाइड बाय 17 कर दूं तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ जाएगा। जी आ जाएगा। उसका 16% निकालो, उसका 16% निकालो। मिसाल ले रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्या आएगा। अज्यूम कर लो ये आ गया 1,10। दूसरी लिमिट क्या है? 1/3 ऑफ बी प्लस डी है, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, समझ लो ना। ये आता है मिसाल के तौर पर 1,25, तो हायर कौन सा है? दिस इज हायर। हमने कहा कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नील। माइनस मत कर देना भाई, माइनस मत लिख देना, क्लियर है बात। पेंशन, ये बातें हो गई सारी। और टैक्स, टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इनकम। पेंशन की बात अगर हम करें तो पेंशन एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। अगर तो आपको सिर्फ एक पेंशन मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, एक से ज्यादा मिल रही है तो हमने कहा फिर लोअर वाली टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर एक ही साल में दोनों मिल रही हैं और सेम पूरे पूरे साल नहीं मिल रही है, एक आखिरी के 3 महीने में मिल रही है, तो कंपैरिजन आखिरी के 3 महीनों से होगा। यानी शुरू के 9 मंथ्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी और लास्ट 3 मंथ्स में दोनों पेंशन को कंपेयर करोगे, जो लोअर होगी वो टैक्सेबल होगी, हायर वाली एग्जेम्प्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप रिटायर हो गए हो, पेंशन मिल रही है और आप उसी एम्प्लॉयर के साथ या उसके एसोसिएट के साथ किसी कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये दोनों कंडीशन कब खत्म हो जाएंगी? जब आपकी एज 60 ईयर से ऊपर पहुंच जाएगी, तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की भी एग्जेम्पशन की लिमिट आपको याद होनी चाहिए। क्या है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एग्जेम्प्ट है, अगर अप्रूव्ड है तो एग्जेम्प्ट है, अनअप्रूव्ड है और अनअप्रूव्ड स्कीम के तहत है तो हमने कहा लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट। और कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए, बस ये अमाउंट याद रख लो अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की।
और अप्रूव्ड है तो वो एग्जाम्प्ट है। चलो, फिर कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पशन है, WBPF से अमाउंट मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा कोई पर प्रोजेक्ट विदाउट मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, उसमें ये 3 इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड हैं, रेस्टोरेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल, जनरलाइज मत कर देना कोई और इंडस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीज मिलनी प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एग्जाम्प्ट है, अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान एग्जाम्प्ट है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल बेनेवोलेंट फंड एग्जाम्प्ट है। मेरे ख्याल में सब कुछ हो गया। रूल्स टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, हाँ ठीक है, रिसीट और अक्रूवल के चक्कर में कोई चीज़ डबल टैक्स नहीं होगी, ये भी आसान बात है। आखिरी बात है ESOS, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम, जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस रहता है। ESOS, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम के अंदर देखो बेटा, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्या कि आपको मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर भी दो चीज़ें हैं, या वो एक्सपायर हो गए, लैप्स हो गए, नॉट एक्सरसाइज्ड, मिले हुए ऑप्शन, मिले हुए, पड़े पड़े सड़ गए, खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, लैप्स हो गए, नॉट एक्सरसाइज, तो हमने कहा कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। अगर ऑप्शन है और ऑप्शन को आपने डिस्पोज कर दिया, ऑप्शन को डिस्पोज कर दिया, ऑप्शन के मिलने पर टैक्सेशन नहीं हो रही, मिलने पर टैक्सेशन नहीं हो रही, मिलने पर कोई टैक्सेशन का इवेंट नहीं है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं हो रही, अगर डिस्पोज करा है आपने, मिसाल के तौर पर किसी एम्प्लॉय को डिस्पोज कर दिया, तो हमने कहा फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड सैलरी, ठीक है, इसका मतलब सैलरी। या आपने इसको शेयर्स में क्या कर लिया, कन्वर्जन करा ली, कन्वर्जन इनटू शेयर्स। सिर्फ ऑप्शन का मिल जाना टैक्सेबल नहीं है बेनिफिट, एग्जामिनर चाहेगा कि आप ऑप्शन के मिल जाने पर टैक्सेशन करें, वो आपको वैल्यू देगा मुख्तलिफ, आपने कुछ नहीं करना। अगर पड़े पड़े सड़ गया ऑप्शन, नॉट टैक्सेबल, डिस्पोज कर दिया तो टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड सैलरी, या कन्वर्जन इनटू शेयर्स हो गया। तो अब दो ऑप्शन आ जाते हैं, शेयर्स विथ रिस्ट्रिक्शन और शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो हमने कहा अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन है और कन्वर्ट करके फॉरेन से शेयर आपको मिल गए हैं, तो हमने कहा फिर गेन टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी में जाएगा। कैसे जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात ये, FMV ऑफ शेयर डेट ऑफ इशू, जो डेट ऑफ इशू, शेयर इशू की डेट देखोगे, उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से आप कॉस्ट को लेस कर दो। कॉस्ट के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऑप्शन कॉस्ट भी आ जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट भी आ जाती है, ठीक है, वो आप लेस कर दो, जो भी अमाउंट आएगी वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी अंडर सैलरी। किस साल, ईयर ऑफ इशू के अंदर, जब शेयर्स इशू होंगे एक्चुअली। बेसिक बेसिक सी बात है कि जब आपको शेयर्स मिल गए, अब आपके हाथ में आ गए, बेनिफिट तो आ गया ना, बेचो ना बेचो, अब वो लॉ वाला कह रहा है, टैक्स कह रहा है कि आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। विथ रिस्ट्रिक्शन है तो जाहिर सी बात है, विथ रिस्ट्रिक्शन में तो कोई फायदा ही नहीं है अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो। जब रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी तब जाएगा गेन सैलरी के अंदर। क्या, FMV ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जब रिमूव होगी रिस्ट्रिक्शन, माइनस कॉस्ट, और ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, और कब होगा टैक्सेबल सैलरी का पार्ट, कब बनेगा, इन द ईयर ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आसान सी बात है। और हमने कहा सर क्या डायरेक्ट शेयर्स मिल सकते हैं, क्या डायरेक्ट ऑप्शंस ना मिलें, शेयर्स मिल जाएं, जी बिल्कुल मिल सकते हैं। तो सर उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से आएगी, ये होगी उसकी टैक्सेबिलिटी, ठीक हो गई बात। तो एक तो टैक्सेबिलिटी तब होती है जब इशू होते हैं ना, डेट ऑफ इशू या रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हमने कहा सर वो एक टैक्सेबिलिटी हो गई, उसके बाद फिर हमारे पास हो रहा है सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। अब क्या करें, सब्सिक्वेंट डिस्पोजल पर क्या करें, हमने कहा बहुत आसान बात है। सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के ऊपर जो गेन आता है ना, वो आता है कैपिटल गेन। वो कैसे निकलता है, कैपिटल गेन इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर सैलरी। सिंपल, ये आ गया तुम्हारा कैपिटल गेन। सिंपल, इज इजी एज दैट।
ये रहा ईज़ का चार्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है, आसान तरीन चीज़ें हैं ये सारी की सारी, कोई मसले की बात नहीं है। सैलरी डन एंड डस्टेड, आई होप पूरा रिवाइज हो गया, पूरा रिकैप हो गया। इस बार सैलरी का सवाल एक्सपेक्टेड है, गलती मत करना मेरे बच्चों, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक तुम लोगों को बहुत 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 कामयाब करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, may Allah bless you all, टेक केयर अलॉट, अल्लाह हाफिज़।